अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी लॉयर हैं। मैंने सोचा कि आज हम एक लॉयर का भी इंटरव्यू करते हैं। जिस तरह के आज कानूनी मामला चल रहे हैं, तो जो इस तरह कोई सहाफी कभी कुछ कह रहा होता है, कभी अजीब अजीब भांत भांत की बोली आ रही है, तो आज हम एक लॉयर से गुफ्तगू करते हैं। तो हमारे साथ हैं मरियम गंडापुर साहिबा हैं, और ये मुस्लिम लीग नून की लॉयर्स विंग की जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और उसके अलावा बहुत अच्छी और बहुत काबिल वकील भी। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मिस, सबसे पहले तो आप जरा हमारे देखने वालों को, वैसे तो हमारे थोड़े से ही हैं देखने वाले, लेकिन उन्हें अपने बारे में जरा अपना जरा इंट्रोडक्शन भी करवा दें। आप कब से आपने जो है ना ये शुरू की है वकालत, और कुछ अपने बारे में इब्तदाई तारुफ करवा दें, ताकि फिर हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आपसे आगे बढ़ाएं। अच्छा जी। मैंने जी 2011 से स्टार्ट किया था अपनी वकालत। आई डिड माई अप्रेंटिसशिप विद लतीफ खोसा साहब। वो क्योंकि क्रिमिनल में उस वक्त बादशाह सलामत थे। उसके बाद आई डिड दैट फॉर सम टाइम। फिर मैंने कोऑपरेट स्टार्ट कर लिया, कोऑपरेट कर रही थी मैं। फिर अस्मा जहांगीर द लेजेंड है, आपको पता है उनका, वो उनके साथ मैं ह्यूमन राइट्स के बहुत काफी 2 साल में उनके साथ काम करती रही। उसके बाद देन आई थॉट कि मेरा ख्याल है अब मुझे अपना चैम्बर बनाना चाहिए, तो फिर मैं लिटिगेशन में और अपना चैम्बर हमने फिर बनाया। तो वो अच्छा अब वैसे माशाल्लाह से सक्सेसफुली चल रहा है। चलें, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाब करे। ये एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में आया है हाँ कि जी लतीफ खोसा साहब का आपने नाम लिया, तो जी। इनसे आपने ऐसे ही सीखा जिस तरह के दलाइल हमने उनके टीवी पे देखे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में, कि वो दलील कम देते हैं, अलबत्ता सियासी बयानबाजी ज्यादा कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में बताएं कुछ जरा। नहीं जी, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन पाकिस्तान। बट वो ऑब्वियसली जब आप एक क्रिमिनल लॉयर जो है वो सियासी किस्म के केसेस करने लग जाए, तो वो जरा थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम आ जाती है। प्लस आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं, और जैसे वो एक उनमें आई गेस प्रॉब्ली उनमें जरा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आई हुई है। तो एंड ही सच अ सीनियर काउंसिल, तो वो आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जब आई हो, तो फिर आप जरा थोड़ा सा आगे थे, जो केस उन्होंने पकड़ लिया था, ये उनकी महारत वाला केस नहीं है बेसिकली। हाँ जी, बेसिकली ही इज अ क्रिमिनल लॉयर। प्लस वो और भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी करते रहे। बट वो मेरा ख्याल है इस वक्त जरा जहां पर वो उनकी जो फुटिंग है वो थोड़ी सी, फॉर हिम इट्स लिटिल अनकंफर्टेबल प्रोबेबली। इसलिए जरा थोड़ा सा आजकल आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जरा सब अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल आई सही। गेस दैट्स द तब रीजन हम व्हाई। आपसे कुछ आपके अपने बारे में पूछेंगे, हाँ कुछ जी, बिल्कुल जरूर। कानून के बारे में, और कुछ जो है ना सियासत के बारे में। तो सबसे पहले हम आपके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि आप ये बताइए कि जब आप पढ़ाई में किस तरह की स्टूडेंट थी? कोई गैर नसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती थी, या बड़ी पढ़ाकू किस्म की थी, या कैसी थी, जरा आप बताएं। नहीं जी, माशाल्लाह से मैं इतनी पढ़ाकू नहीं थी, कभी भी नहीं रही। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट आई वॉजेंट एन एक्सलेंट स्टूडेंट। एंड सिंस I belong from a feudal family. तो वो I wanted to go for my LLM. मेरा जागीरदार। एडमिशन भी हो गया था। मेरा एडमिशन भी हो गया था लिंकन इन में, बट देन माय ग्रैंडफादर डिड नॉट लेट मी गो बिकॉज ही सेड कि अब लड़कियां अकेली जाकर पढ़ाई करेंगी। तो वो फिर आई कुडंट गो। एंड जहां तक लॉ कॉलेज था, आई हैड अ वेरी गुड टाइम, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम भी थी बिकॉज माय फादर वाज अ जस्टिस एट दैट टाइम। और वो हर कोई मुझे जरा डिफरेंट ट्रीट करता था कि जी अच्छा जज की बेटी हैं तो बस खुद से आ गई हैं, पैराशूट से आ गई हैं। तो मुझे ये लफ्ज बहुत बुरा लगने लग गया कि पैराशूट से नहीं, मैं मतलब 4 साल पढ़ाई करके आ रही हूँ। सो आई गेस बट दैट कम्स विद इट, बिकॉज आपको पता है। और आपके वालिद साहब, जरा ताकि हमारे मेरे जी देखने को भी पता लग जाए सॉरी, अब आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? कि आपके वालिद साहब का क्या नाम था, ताकि हमारे देखने वालों को भी पता हाँ लग जी, जाए। मेरे फादर जी, मेरे वालिद साहब का नाम था जस्टिस जावेद नवाज गंडापुर।
एंड उनने उनको पीसीओ के ही वाज सपोज टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बट वो 9 इयर्स उनके खराब कर किए मुशर्रफ साहब ने, और वो ये कह के कि जी आप नवाज शरीफ के बिकॉज आप नवाज शरीफ से एफिलिएटेड हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. सो ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ केपीके for some time, and then he was supposed to go to Supreme Court, but आपको मैंने अभी बताया 9 years, they just wasted his 9 years. But खैर अली I'm still proud of him. आपका जी जो अली अमीन गंडापुर है, हाँ जी, वो मेरे सेकंड कजिन है, और सही ठीक हो गया, अच्छा हाँ अच्छा जी. लेकिन उनके अलावा भी और भी अनायतुल्लाह गंडापुर जो है वो, मैं आप ये कहना चाहती हैं? हाँ, अनायतुल्लाह गंडापुर जो है वो मेरे दादा अबू के कजिन थे. अली अमीन सेकंड कजिन है. हमारे और भी बहुत सारे हैं, आप अली सही, अमीन को सिर्फ ना काउंट करें और भी है. मैंने इसलिए कह दिया कि आप कहना चाह रही हैं कि अली अमीन के अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं आपकी फैमिली में. हाँ जी, कुछ ऐसे ही कहना चाह रही हूँ. तो ठीक हो गया. अच्छा, तो अब आप क्या समझती हैं कि जैसे आपके दादाजी ने आपको नहीं जाने दिया, तो क्या अब आप समझती हैं कि लड़कियों को जाने देना चाहिए बाहर, और आप अपने बच्चों को या इनको जाने देंगी आगे बाहर पढ़ने आई के गेस लिए? मेरा ख्याल है जी कि लड़कियों को बिल्कुल जाने देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अगर आप उनको सेट कर दें रूल्स, तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक अच्छी बात है कि आप लड़कियों को हायर एजुकेशन दिलाएं. क्योंकि आप देखिए औरतें जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगी, जितना पढ़ेंगी, और जितनी उनकी अवेयरनेस ज्यादा होंगी, बिकॉज अ मदर मेक्स अ नेशन. And when she is well aware and well educated, तो मेरा ख्याल है वो आने वाली जनरेशन के लिए ही फायदेमंद होगा. And they will educate better, they will educate their kids better. तो I think I strongly believe in women empowerment. एक बैलेंस के साथ I strongly believe in that. सही, बिल्कुल सही. अच्छा मिस, ये बताइए, कहते हैं कि जब अभी मैं आपकी ना वकालत से मुतालिक जरा बातें ज्यादा कर रहा हूँ, हाँ जी, सियासत बिल्कुल. बाद में आते हैं, कि कहते हैं कि जब वकील के पास बंदा फंस जाए तो बस फिर फंस जाता है. तो आपका भी ऐसा ही सिलसिला है, या कुछ गरीबों की मदद वगैरह भी करती हैं, कोई फ्री केस भी लड़ देती हैं, या किस तरह से? नहीं जी, मैंने आपको अभी बताया कि मैं अस्मा जहांगीर के साथ आई वर्कड विद हर, एंड आपको पता है कि उनका एक वो दारुल अमान में भी उनका बड़ा ह्यूमन राइट्स में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान में. सो मैं भी उनसे सीख कर I'll do a lot of pro bono cases. मैं जेल में जो खवातीन हैं उनके बहुत सारे, अभी आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें जो जेल में खवातीन हैं और जो माइनर्स हैं उनके जो केसेस हैं वो मैं प्रो बोनो करती हूँ. एंड प्लस जो बच्चों जो माइनर्स की जेल है उसमें भी हम प्रो बोनो केसेस करें. तो आई गेस आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे वकीलों के पास अगर आप चले जाएं तो वो फंस जाते हैं, बट बहुत सारे वकील जो है वो प्रो बोनो केसेस भी करते हैं और फीसेस भी कम करते हैं. ऐसी बात नहीं है कि सब फंसा लेते हैं, लेकिन बस ये देखिए अच्छे लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं. अच्छा मिस, ये बताइए कि ये कहा जाता है कि, बल्कि कहावत है कि हमारी अदलिया, और इसमें वकला भी शामिल हैं, जजेस भी, कि फैसले बहुत ताखीर से होते हैं. और एक आम कहावत है कि दादे के मुकदमे का फैसला पोते के जमाने में आके होता है. तो इसकी क्या वजह है? ये हमारे सिस्टम में खराबी है, या वकला भी दानिस्ता उसमें इल्तवा डालते हैं? कुछ तो फरीक भी चाहते होंगे कि मेरा जाहिर है जिसने जुल्म किया होता है उसकी तो कोशिश होती है कि मामला लटका रहे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो मुतासिरा फरीक होता है उसकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हो. तो इसमें इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि ये जल्द फैसले होने लगे? इसमें वकला का ज्यादा किरदार है या जजेस की तरफ से प्रॉब्लम होती है? एक्चुअली जी हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा अपडेट होना चाहिए.
बिकॉज बहुत सारे ऐसे होता है कि आप सही कह रहे हैं कि बहुत दफा लॉयर्स भी लंबा खींचते हैं। बहुत दफा ऐसे भी होता है कि जो क्लाइंट्स है वो नहीं आ सकते, या एक साइड का क्लाइंट आता है, दूसरी साइड का क्लाइंट नहीं आता, तो उसकी वजह से फिर आगे चला जाते हैं केसेस। लेकिन हमारे जुडिशल सिस्टम को भी बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। आप देखिए, अब हमारे, आप अगर लाहौर हाई कोर्ट को देख लें, तो लाहौर हाई कोर्ट में हमारे 50 जजेस हैं और हमारे कोई थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं। तो एक जज कितने ही केसेस सुन सकता है। एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन एक वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको समझ नहीं आती कि कभी क्लाइंट नहीं आता, कभी कुछ हो जाता है, तो लंबा खींचना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर जजेस ज्यादा होंगे हमारे, एंड अगर एक हम लिमिट रख लेंगे कि एक इसमें लिमिट। कानून साज या आपकी जमात अगर बरसर इक़्तिदार आए, हाँ अगर जी। एक ऐसी कानून साजी की जाए कि जो फरीक मुकदमा हारे, जीतने वाले का खर्चा भी उसको ही पड़ने लग जाए, तो मेरे ख्याल में काश आधे ऐसे हो जाए। केसेस तो खत्म नहीं हो जाएंगे या कम हो जाएंगे जब उसको हार। एक्चुअली कि मेरा ख्याल है कि अगर इंशाल्लाह ताला अगर पीएमएलएन फॉर्म करती है नेक्स्ट गवर्नमेंट, तो आई थिंक आई विल बी अ वेरी बिग सपोर्टर कि हम लोग थोड़े से अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए। हम जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए, एंड हम नॉर्मली केसेस को हम एक एक टाइम पीरियड दे दें। क्योंकि जब हमारा टाइम पीरियड होगा तो उसका ये फायदा होगा कि हमारे केसेस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर हमारा, क्योंकि केसेस का सिंस कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, तो वो फिर सालों चलते हैं। मतलब स्पेशली जो सिविल केसेस के, जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं, वो हमारे 30-30 साल चलते हैं। मतलब वही के बेटे ने किया और फिर दादे ने किया और फिर बेटे ने आगे से वो रिसीव किया, उसके वक्त में केस सॉल्व हुआ। तो आई गेस अगर ये हम लेकर आएंगे, हमें लेजिस्लेशन काफी सारी जुडिशियल रिफॉर्म्स में करनी पड़ेंगी, बिकॉज इट्स इट्स एसेंशियल नाउ। अब क्या हम उसके बगैर नहीं रह सकते। आपको यकीन है कि आपकी जमात करेगी? इंशाल्लाह ताला हमारी जमात ने पहले भी बहुत सारे काम किए हैं। आपने अभी रीसेंट केस आपने देखा है कि मुशर्रफ के उनने अप होल्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट था, और वो भी हमारी जमात ने किया था। जी एंड जी। तो मेरा ख्याल है, आई एम श्योर वी विल डू अ मच बेटर जॉब देन द प्रीवियस गवर्नमेंट। उसके फिर उसके उसमें अंजाम के तौर पे धरना भी और पनामा भी कामा भी तो भुगतना पड़ा ना फिर किया तो। हाँ, लेकिन फिर आप देखिए ना, जब आपने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना होता है और आपने सेट करने होते हैं एग्जाम्पल्स, तो फिर थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब जी। इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बेटर डेमोक्रेसी, एंड थोड़े सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ता है। अगर आप अपने मुल्क के लिए, अगर आप अपनी डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, वो उनका कहना है कि हमने जो, एवरीबडी इज ब्लेमिंग द पीडीएम गवर्नमेंट फॉर ऑल द इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। हालांकि मेरा ख्याल है कि पीडीएम एंड स्पेशली शहबाज शरीफ एज अ पीएम, उनने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। एंड वरना आप सोचें कि अगर हमारा पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता, तो सबसे पहले तो हमारे न्यूक्लियर पावर जो है, जो न्यूक्स है हमारे, वो सबसे पहले हमारे से ले लिए जाते। तो आई गेस खादी आप जमात इन्फ्लेशन तो अमीर फिर पीपल्स भी, पार्टी आप एमएलएन इन्फ्लेशन महंगाई तो की फिर भी बेयर कर सकते हैं। बट मेरा ख्याल है न्यूक्स को अगर हम खो देते, तो वो हम बेयर नहीं कर सकते थे एज अ कंट्री। आज तो आई देखें थिंक किया है। आज ही बिल्कुल, वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि हमने रियासत बचाई है, सियासत को कुर्बान किया है, तो हमने रियासत बचाई है। तो वेरी वेल सेड कि वाकई में हमने रियासत बचाई है। कोई बात नहीं, सियासत को कुर्बान कर दे इंसान, दोबारा आ जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा मिस, चलें अब आप ये बताइए कि आपका मिजाज किस तरह से है, यानी कोई रोमांटिक मिजाज है, कोई इश्क मोहब्बत वाली
बताएं, और शादी कैसे हुई आपकी? लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज थी, किस तरह से? इस बारे में भी बताएं हमारे सारे। जी मेरा तो रोमांटिसिज्म से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आई एम अ वेरी ड्राई पर्सन, आई एम अ स्कॉर्पियन। तो आप सोच सकते हैं कि स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी रोमांस में की तरफ नहीं जाते। बट मेरी माशाल्लाह से शादी जो थी वो इट वाज अ सेमी लव एंड अरेंज मैरिज। Actually my husband was doing a yoga course with my sister and with my mother. ओके। And since my sister is a pet lover और my husband is also a pet lover, तो उन दोनों की दोस्ती इस बात पर होगी कि आपकी बिल्लियां, ओ हमारे पास भी बिल्लियां बहुत सारी। अच्छा। तो वो फिर हमारी बिल्लियों में होते होते फिर हमारी आगे दोस्ती हो गई। तो तो एंड देन लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि हमारे फैमिलीज कई पुराना एक दूसरे को जानती हैं। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। ये कहना चाहिए कि आपकी शादी की शुरुआत फूल देने की बजाय बिल्लियों की एक्सचेंज से हुई। हाँ बिल्कुल, आप ये बिल्कुल एक्चुअली ये वाकई में कह सकते हैं कि हमने बिलियन एक्सचेंज की, फूल एक्सचेंज बाद में किए, पहले बिलियन एक्सचेंज की। हाँ वेल सेड, अच्छी बात की आपने। बिल्कुल सही। अच्छा चलें, अब आपसे थोड़ा सा इस पे एक, मैं हमारा क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी सच गप है, इसको हाँ जी आप सच समझें या गप समझें कि अच्छा आपको अचानक पता लगता है कि आप हाँ मुल्क की वजीर आजम बन गई हैं, हाँ जैसे जी कागज भी अचानक बने, कोई भी बन सकता हाँ है, बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल कि आप बन गई हैं, तो आप कौन से 3 काम इस मुल्क की बेहतरी के लिए करने चाहेंगी जो कि कम वक्त में? जी। सबसे पहले तो मैं रिफॉर्म्स करना चाहूंगी, जुडिशल रिफॉर्म्स, बिकॉज सिंस आई एम अ लॉयर तो मैं सबसे पहले उधर तवज्जो देना चाहूंगी। प्लस मैं चाहूंगी कि हमारी हर जो डिपार्टमेंट है वो सीनियोरिटी के ऊपर काम करे। जिस तरह अब आप हमारे जजेस को आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह हमारी फॉर एग्जांपल 2040 तक हमें पता है कि हमारे कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आना है, बट हमें इस तरह आर्मी में नहीं पता होता और हमें इस तरह और चीजों में नहीं पता होता, तो वो ही खींचातानी का सबब बनता है सबसे ज्यादा। सो आई गेस जो सबसे सीनियर मोस्ट है, इट शुड बी अ रूल कि जो सीनियर मोस्ट है वो बनेगा। सो इससे बहुत सारी आपको जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो राइवलरीज होती हैं और बहुत सारी चीजों से इसमें बचा जा सकता है। तो आई गेस एक तो मैं वो करूंगी। दूसरी आई थिंक कि मैं लेडीज का विमेन एम्पावरमेंट के से करते हुए मैं हर जगह में लेडीज का कोटा जरा ज्यादा करूंगी। बिकॉज देखिए आप, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 52% विमेन पॉपुलेशन है, बट हमारी विमेन को इतना मौका नहीं मिला जाता मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में करने का। आप देख लें कितने हमारी क्या रेशियो क्या है लेडीज की। तो आई गेस आई डू दैट, थोड़ा सा मैं वो करूंगी। खातन के लिए बेहतर हाँ जी करना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा सिंस आई एम एनिमल पेट लवर, तो मैं एनिमल्स के लिए प्रॉपर किस्म के रूल्स रेगुलेशंस बनाऊंगी। मैं जूज को बिल्कुल खत्म कर दूंगी, मैं सेंचुरीज बनाऊंगी। आई गेस आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज अब देखिए इस वक्त टर्की जो है वो सबसे ज्यादा टूरिज्म का जो फेवरेट फॉर टूरिज्म है वो टर्की है, वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस। एंड द मेन रीजन इज दिस कि वो अपने एनिमल्स को, स्पेशली जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनको वो इतना अच्छा ट्रीट करते हैं कि a lot of people actually go to Turkey because of this main reason. तो आई गेस आई विश मैं पाकिस्तान को भी कुछ ऐसे बनाऊं। तो हाँ, ये 3 हो गया। आई थिंक ओके, दैट्स मोर ठीक देन हो गया। इनफ। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अच्छा अब हाँ ये जी बताइए कि अब आपसे ये मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करना चाहूंगा, आपने जजेस की भी बात की। एक तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सीनियर तरीन बनता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी सीनियर तरीन बनता है,
हाँ जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस जाते हैं हाई कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने जाना होता है, तो वहां पर ये कुछ सीनियरिटी वाला असूल लागू नहीं होता, पिक एंड चूज, जिसकी वजह से बिगाड़ भी पैदा हुआ जो इतने अरसा हमने देखा। तो क्या यहाँ पर भी यही रूल लागू नहीं होना चाहिए कि जो मैं सीनियर मोस्ट। आपको हाँ जी, मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैं आई विल लाइक टू डू दिस इफ आई एम द पीएम, कि मैं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सीनियोरिटी के ऊपर आते हैं चीफ जस्टिस, उसी तरह हर हाई कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस है ही शुड एलिवेट टू द सुप्रीम कोर्ट। इस तरह सबसे बड़ी बात है कि जो जजेस और जुडिशरी के ऊपर जो एक धब्बा लगता है कि ये इस पॉलिटिकल पार्टी का है या ये इस पॉलिटिकल पार्टी का है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब हैं केपीके के, उनके ऊपर अब आपको पता है कि उनके बारे में क्या बोला जा रहा है। सो आई गेस जज शुड बी समबडी जो कि हर डाउट से बियॉन्ड हो, और उनकी इंटेग्रिटी और उनकी सारी चीजें बियॉन्ड डाउट होनी चाहिए। तब ही पब्लिक जो है उनके डिसीजंस को खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगी। अगर हमारी पब्लिक को पता होगा कि ये जज जो है वो बायस है या ये इस पॉलिटिकल पार्टी से उसकी एफिलिएशन है, तो हम लोग कभी भी एज अ पब्लिक और एज अ ले मैन हमारे दिल में हमेशा डाउट होगा कि पता नहीं ये डिसीजन ठीक है या नहीं है। सो इवन इफ इट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इनकी मिसाल दूंगी, जस्टिस फाइज ईसा is one of the most honorable and a very dignified and a very thorough professional judge. लेकिन आप देखिए कि उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत नॉनसेंस चल रहा है, एंड उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है, जो कि आई थिंक इज वेरी अनफेयर, बिकॉज उन्होंने जो भी डिसीजंस दी है वो टोटली अकॉर्डिंग टू द लॉ दी हैं, एंड लेकिन स्टिल आप हाँ, सोशल मीडिया को देख रहे हैं। मैंने इस पे बात भी करना थी कि जिस तरह बहुत ही सीनियर सहाफी जैसे हामिद मीर साहब हैं, मतीउल्लाह जी जान साहब हैं, व्लॉगर असद तूर भी है, इस तरह बेशुमार हैं जो इस बिल्कुल। पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इस फैसले में कौन सी आइन की या कानून की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी है। एक तरफ ये लोग दावा करते हैं कि जनाब नजरिया जरूरत नहीं होना चाहिए, आइन की पासदारी होना चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए, और फैसले के ऊपर आके तनकीद करते हैं। तो क्या आपके ख्याल में कोई इसमें ऐसा पॉइंट है जो ये आइनी या कानूनी तौर पर ये फैसला गलत हो, या ये लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं? जी एक्चुअली देखिए, जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट हैं वो, उनके दे हैव देयर ओन ओपिनियंस, एंड जब तक आप अपनी ओपिनियन नहीं देंगे या पब्लिक से लेकर ओपिनियन आप नहीं बताएंगे, तब तक आप जर्नलिस्ट नहीं हैं। तो ये उनकी अपनी ओपिनियंस हैं, बट ये पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं कि फाइन आप मतलब वो जो कह रहे हैं वो एक तरह की गलत बात नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह नहीं निकाल देना चाहिए इलेक्शन से, बट वो ये नहीं समझ रहे कि पीटीआई हैड वन होल ईयर जिसमें इलेक्शन कमीशन उनको कहता रहा कि आप पार्टी इलेक्शंस कराएं, आप इंटर पार्टी इलेक्शंस कराएं, बट एक साल में वो इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा सके। तो अब कानून के मुताबिक तो दिस डिसीजन वाज वेरी राइट, बट अगर पॉलिटिकल सेंस में देखा जाए तो वो उसमें आप हर एक की अपनी अपनी ओपिनियंस है, क्योंकि आई गेस वो फिर थोड़ी जो पॉलिटिकल ओपिनियंस होती है वो थोड़ी बायस हो जाती है, बिकॉज हर हर बंदे ने एक एक साइड चूज करनी होती है, बट लॉ एक ऐसी चीज है जो साइड्स नहीं देखता, और ना वो ये देखता है कि ये आगे इसका कोई नुकसान होगा या फायदा होगा, वो तो लॉ के मुताबिक आपने काम करना होता है। सो कोर्ट में जब आप आते हैं तो कोर्ट में आप फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, और लॉ के बारे में बात होती है। आप और चीजों के बारे में बात नहीं हो सकती, जिस तरह फॉर एग्जांपल फाइज ईसा जस्टिस साहब ने फरमाया कि
मुझे नहीं पता कि ये उनने गोहर साहब ने कहा कि जी मैं प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त, तो ही सेड कि आप मुझे पेपर्स दिखाएं, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई नोटिफिकेशन, एंड ही सेड कि जी वो तो अखबार में आया हुआ था। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पाकिस्तान में क्या होने लग गया है कि हम लोग सोशल मीडिया, हम न्यूज में आ गया, हमने चैनल पर आ गया, टॉक शोज की चीजें हम बताने लगे कोर्ट रूम में, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही एक स्ट्रेंज बात है, क्योंकि कोर्ट रूम में एविडेंस, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स, ये चीजें चलती हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीजें चलती हैं। आप पॉलिटिकल स्पीच या पॉलिटिकल चीजों को कोर्ट में नहीं ला सकते, बट अनफॉर्चुनेटली काफी 5 सालों से, जब से स्पेशली जस्टिस साकिब हमारे चीफ जस्टिस बने, तो ये रवायत कुछ ज्यादा ही मेरा ख्याल है उनने डाल दी कि डैम भी उनने जाके बनाना है और चैरिटी चीजों भी उनने जाकर करनी है। आई थिंक जज को एक जज रहना चाहिए, इसी में उसकी इज्जत है, आई थिंक। अच्छा मिस, ये बताइए, क्या 2 जजेस तो गए हैं, क्या आपको मजीद कुछ और जजेस जाते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देते हुए? जी मेरा ख्याल है आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मेरा ख्याल है यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है। एंड देखिए मेरा ख्याल है कि जो जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, उनके लिए भी एक जब एक सुप्रीम काउंसिल में एक रेफरेंस जाता है, तो उनका भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हर ओहदे पर जो भी बंदा बैठा हुआ है उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, नो मैटर हाउ पावरफुल ही इज, नो मैटर व्हाट। तो अगर किसी जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है तो वो एक चेक एंड बैलेंस के मुताबिक जाता है। फिर मैं अगेन आई विल टेक फाइज ईसा, जस्टिस फाइज ईसा का नाम लूंगी कि उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस गया था, एंड उनने 1 साल अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवाया, वो भागे नहीं, वो उन्हें इस्तीफा नहीं दिया। आपका क्या ख्याल है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था इस्तीफा देने के लिए? बट सिंस ही न्यू कि मेरे खिलाफ जो भी एलिगेशन है वो ठीक नहीं है, सो ही ऑप्टेड कि मैं आई विल स्टैंड एंड आई विल फाइट फॉर इट, फाइट फॉर माय राइट। तो मेरा ख्याल है अभी जो 2 जस्टिस साहब गए उनको भी ये काम करना चाहिए था, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उनको फाइट आउट करना चाहिए था। तो रेफरेंस तो एक के खिलाफ इस्तीफा दिया है, अभी तो आना था उनके खिलाफ रेफरेंस, इजाजुल एहसन साहब ने। बिल्कुल, तो वो उन्हें आसान रास्ता ढूंढ लिया कि बस मतलब इससे पहले के रेफरेंस आए और फिर बदमजगियां और शदीद पैदा हुए, तो इससे बेहतर है कि मैं इजाजुल रिजाइन एहसन कर। ने होगा कि मुजाहिर नकवी की इस्तीफा दे के भी जान नहीं छुट रही रेफरेंस के बाद, तो बिल्कुल बेहतर है कि बाद चलाने से बेहतर है कि पहली इस्तीफा दे के जान बिल्कुल, छुड़वा लीजिए। बिकॉज देखिए ना जी, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस्तीफा दे देते हैं और आपने जो एक गलत काम किया होता है, वो उससे आप बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते, आपका टू द एंड आपका एक वो होना चाहिए, रेफरेंस का भी कोई जवाब आना चाहिए, कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। इस तरह तो ये आसान बात है कि आपने सब कुछ किया और आप रिजाइन करके आप चले गए और बात खत्म हो गई, जो कि अब तक होता रहा है पाकिस्तान में। बट मेरा ख्याल है अब हम लोग नई चीजें, अब नया एग्जाम्पल्स हम खैर से सेट करें, विच इज माशाल्लाह से बहुत एक अच्छी रवायत डल रही है हमारे पाकिस्तान में। अच्छा मित, मुझे एक बात और, मेरे अभी ये आपकी बातों से मेरे जहन में सवाल आया है हाँ जी, कि 2 जजेस थे जब ये उनकी तैनाती हो रही थी, एक तो जस्टिस हसन अतर रिजवी साहब हैं और दूसरा हाँ ये जी, और शाहिद। बिल्कुल जब बिल्कुल इनकी तैनाती हो रही थी तो चीफ ये जो काजी फाइज ईसा साहब थे उन्होंने इनको अपोज किया था, और मजीद कुछ लोगों ने उस मीटिंग में, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाली जो होती है या बिल्कुल जी, जुडिशरी जो होती है, वो उसमें उनका अपोज किया गया था और वो मुस्तरद हो गए थे, लेकिन बंदयाल बिल्कुल साहब जी। ने बाद में उनको फिर तैनात करवाया। तो क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनके खिलाफ कोई नोटिस लेंगे? आपको क्या लगता है?
जी एक्चुअली बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मैं फिर वही कहूंगी कि आई एम अगेंस्ट दिस कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस साहब आते हैं वो सीनियर मोस्ट जज आना चाहिए किसी भी जगह से। जो चीफ जस्टिस ऑफ एनी प्रोविंस होता है उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना चाहिए। ये पिक एंड चूज वाली जो चीज होती है वो आप को नहीं बिल्कुल भी करनी चाहिए, बिकॉज लेटर ऑन आपके लिए ही उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ही लेटर ऑन प्रॉब्लम्स बनती हैं। सो इट्स बेटर कि आप ज्यादा पिक एंड चूज करने के बजाय आप प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल आए। और धन्यवाद की बात करते हैं, ये वकालत की तो काफी ज्यादा हो गई है। हाँ जी तो बिल्कुल। आपकी पार्टी ने अभी ये जो टिकट्स तकसीम की हैं, हाँ जी। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी इनकलाबी है, रही है, या पावर पॉलिटिक्स में आ गई है? क्या ये टिकट्स की तकसीम ठीक हुई है? वैसे आप लेकिन जी एक्चुअली बात यह है कि हमारी पार्टी में हर पार्टी में मुख्तलिफ सोचें पाई जाती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये शेख रशीद वगैरह और पीटीआई वाले कहते रहे कि नून में से शीन निकलेगा और शीन में से नून निकलेगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि शीन और नून की अलग ओपिनियंस हैं एंड देयर कम्स अ पॉइंट जब उनकी सेम हो जाती है ओपिनियन। तो इख्तिलाफ राय रखना तो कोई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, तो बहुत हेल्दी एटीट्यूड है। जहां तक दूसरी बात है कि हमारी टिकट्स के बारे में बात है, देखें जी लीडर्स को बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग जो है वो एट वन पॉइंट थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़ जाती है। एंड आप अगर किसी पार्टी के साथ तहे दिल से किसी पार्टी के साथ आप हैं, आप उनकी जो विजन है उसके ऊपर यकीन करते हैं, तो आपको टिकट मिले या ना मिले इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। हम लोग बहुत अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि जी हमें टिकट नहीं मिली तो हम तो खफा हो गए हैं और हम तो पार्टी छोड़ है। मेरा ख्याल है कि आप किसी ओहदे की लालच में तो किसी के विजन के ऊपर यकीन नहीं करते। आप किसी पार्टी की विजन के ऊपर चल रहे होते हैं इसलिए क्योंकि आप उसके ऊपर यकीन करते हैं। लाइक मैं अगर पीएमएलएन की वर्कर हूं और मेरी पीएमएलएन पार्टी है, सो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पीएमएलएन वर्कर बिकॉज आई बिलीव इन द परफॉर्मेंस जो कि परफॉर्मेंस उनने की है। जो आप देखिए ना, आप कराची को देख ले, 15 साल से पीपल्स पार्टी उधर बैठी हुई है। जब कराची के लोग लाहौर आते हैं तो वो रोने वाले होते हैं और वो कहते हैं यार मतलब लाहौर तुम लोग का कितना अच्छा बन गया। तो ये सारा कुछ अगर शहबाज शरीफ की चीजें निकाल दें तो फिर लाहौर में क्या बचेगा। तो मेरा ख्याल है कि एज अ क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी है, ठीक है जी। आपने भी पाकिस्तान में रहना है, मैंने भी पाकिस्तान में रहना है, मैंने कहीं बाहर नहीं जाना, ना मुझे कहीं शौक है बाहर सेटल होने का। तो अगर आपके मुल्क अच्छा हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस वो अच्छी दे रहा है, आपकी हर चीज, आपका मुल्क आपका बेहतर लेवल के ऊपर जा रहा है, तो उस पार्टी को तो फिर छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो टिकट्स की जहां तक बात है, आपको पता है टिकट्स में बहुत आगे पीछे करना पड़ता है, ना भी दिल कर रहा उनको भी देना पड़ता है, बिकॉज ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। सो इट्स कोई अच्छा बात नहीं है। डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने, नहीं ठीक है। डिप्लोमेटिक नहीं, एक्चुअली आई बिलीव इन दैट। क्योंकि मैं आपको बताऊं मुझे भी टिकट नहीं मिला। मैं हालांकि मैं काफी आई एम मतलब बहुत काम किया हम लोगों ने, बट मुझे भी नहीं मिला। अच्छा, आपने भी बट अप्लाई अब किया था मुझे टिकट? बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बड़े अफसोस की बात है, आपको इग्नोर किया, बहुत अफसोस की बात है। हर रोज मैं कोर्ट जाती हूँ, कोई ना कोई 2 3 4 लोग मुझे कहते हैं बड़े अफसोस की बात है आपको इग्नोर किया। तो मैं उनको आगे से कहती हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे पार्टी देखिए अगर मुझे मिल जाता तो बहुत मैं खुश होती, बिकॉज एक आपको आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि किसी ने आपकी एक अप्रिसिएशन की, आपके लीडर्स ने आपको कुछ देकर, कोई ओहदा देकर। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो इट्स ओके, मतलब नेक्स्ट टाइम
हम कौन से इतने बूढ़े हैं ना कि हम नेक्स्ट टाइम नहीं हो सकता, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। सो आई गेस इस चीज में नहीं आपको जाना चाहिए। एंड मैं फर्म बिलीवर हूँ कि जी जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है और जो रिस्क आपके लिए लिखा है, जो चीजें आपके लिखी हैं, वो आपको मिलेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो आई बिलीव इन दैट। चलें। अच्छा मिस, अब मैं आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछूंगा हाँ क्योंकि बिल्कुल, प्लीज सही है। प्लीज, हाँ जी, जरूर जरूर। अच्छा, आप एक जरा सिचुएशन इमेजिन करें हाँ कि जी। आप एक डूबती हुई कश्ती में सवार हैं अच्छा और आपके पास ना दो लाइफ जैकेट्स हैं। अच्छा। एक तो शायद आप खुद पहनेंगी, हम्म। एक किसी और को देनी है। तो अब अच्छा मैं ऑप्शंस दूंगा तो आपने उसमें से बताना है कि आप अपने अलावा दूसरी ठीक है, जैकेट किसको देंगी। अच्छा, ठीक है। उसमें एक है अपना इमरान खान साहब, आजकल वो जेल में भी हैं, हाँ मजलूम। बिल्कुल। तो दूसरा उसमें नवाज शरीफ साहब होंगे। हाँ फिर जी। शख्सियात मैंने आपके पेशे से ही रखी हैं, एक तो साकिब निसार साहब नहीं जी, और मैं तो नवाज शरीफ अपना लीडर को दूंगी बस। ओके। उनकी जान बचाऊंगी, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आसान ऑप्शन रखी थी, वैसे मैं इसमें एक चीज जिससे काजी फायद साहब को भी करने लगा था, फिर मैंने कहा ऐसे ही आपको मुश्किल में नहीं डालते। फिर मैं ये करूंगी कि मैं अपनी, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है, तो मैं अच्छा। एक अपनी लाइफ हाँ, जैकेट जो है वो फाइज ईसा साहब को दे दूंगी और एक नवाज शरीफ को दे ये दूंगी, अच्छा, और वाह मैं खुद क्या, ही स्विमिंग करके आ जाऊंगी। क्या बात हो गया, क्या बात है। हाँ जी। अच्छा। अच्छा चले मिस, आप ऐसा है कि आपने एक कैंडल लाइट डिनर पे जाना है एक सेलिब्रिटी शख्सियत के साथ। तो अच्छा। आप, मैं आपको जो ऑप्शन दूंगा आपने बताना है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगी। ओके। अच्छा, एक है शाहरुख खान साहब, फिर आमिर खान, और पाकिस्तान में से मैंने जो है ना रखा है इसको फवाद खान को, और एक सलमान खान। एक्चुअली जी मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, अच्छा। लेकिन अगर बिल्कुल ही चूज करना ही पड़ेगा तो फिर मैं फवाद खान के साथ चली जाऊंगी। अच्छा, हाँ। तो हाँ सही जी। है, पाकिस्तानी ऑप्शन देंगी आप। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा मिस, वो आप है ना, चार, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, हैव ठीक अ हो, डिनर, कैंडल लाइट डिनर विद पाकिस्तानी। ओके सो वो ठीक हो। है। तो अच्छा मिस, आप चांद पे जा रही हैं, हाँ जी। आपने एक बंदे को अपने साथ लेके जाना है और उसे आपने वहीं पे छोड़ना है। तो अच्छा। आप अकेले वापस आए, तो आप किसको शेख लेके रशीद। जाना, जिसको आप वहीं पे छोड़े। आपके लिए मैंने ऑप्शन रखी है, एक तो इमरान खान साहब, हाँ मौलाना जी। फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, और शहबाज शरीफ साहब। हाँ मेरे ख्याल है जी इमरान खान, वो वहां बहुत खुश रहेंगे, वो वहीं पर अच्छा, बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि वो वहां पर ना वहीं पर स्पीचेस करते पाकिस्तान रहेंगे और कहते रहेंगे कि बस मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। तो आई गेस हिम। कहते हैं वो हो सकता है चांद पे जाके नया पाकिस्तान बनाए। हाँ बिल्कुल, वहां पर भी नया पाकिस्तान बना सकते हैं, सारे यूथियाज और इमरानडूज को ले जाए तो वहां पर भी नया पाकिस्तान बन जाएगा। So yes, no, अब with ये all due respect, with all due respect, he's also a leader. उनके लिए तो है, पीटीआई सपोर्टर्स के लिए, बट मेरा ख्याल है आई विल गो विद इमरान खान। ओके। चलिए मिस, अब ये आखिरी सवाल है, काफी तवील इंटरव्यू हो गया आपसे, और हाँ ये जी। सवाल थोड़ा मुश्किल भी है। अच्छा, अच्छा। आप क्या समझती हैं कि ये जो मौरूसी, मैं तो मौरूसी जमातें ही कहता हूँ, आपकी जमात है पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना की हो, तमाम जमातें, इवन पीटीआई समेत, अभी पीटीआई में भी उस तरह से नहीं है लेकिन ये भी उसी टर्म नहीं, पे है। सेकंड क्या सेकंड टीयर में तो है, सेकंड क्या टीयर में तो सब है। जमहूरियत इन मौरूसी सियासी जमातों के होते हुए मजबूत हो सकती है या नहीं? और इसका ज़िमनी सवाल भी साथ ही ले लें कि क्या इन जमातों को मिसाके सियासत करना चाहिए आपस में, कि ये और अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत लेकर आए ताकि मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो सके? इस पे जरा बताइएगा। मेरा ख्याल है जी, रूसी सियासत का जहां तक ताल्लुक है, आई गेस ये नेचुरल चीज है। आप देखिए, इंदिरा गांधी को देख ले, उनका बेटा आया, और उसके बाद उनकी बहन आई। अगर एक लीडर
आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप की अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेटे हों, आपके अब्बू कहाँ है, आप मरूसी सियासत पे यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप 4 जनरेशंस काम कर ले, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारी एक एक अलग ओपिनियन ये भी है कि नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आप पार्टी इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस प्रॉपर कराएंगे तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर करवाएंगे कि किसने परफॉर्मेंस शो की है, तो वो ये सब फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही डेमोक्रेसी आती जाती है आपकी पार्टी में। बिकॉज एवरीवन नोज कि अनलेस अगर हमारी परफॉर्मेंस पुअर होगी तो हम नहीं बन सकेंगे। तो मेरा ख्याल है सारा कुछ जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए कि जिसने परफॉर्मेंस की है उसको ओहदे देने चाहिए। तो तब मेरा ख्याल है आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि फिर बेहतर डेमोक्रेसी आएगी पार्टीज में भी और गवर्नमेंट्स में भी। चलो मिस, और जहां तक रूसी सियासत की बात है, वो तो जी अमेरिका में भी है, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया में भी है। आप 60% मुल्क आप उठाकर देख लें, वहां पर बांग्लादेश में आप देखें, बांग्लादेश में क्या है, तो आप बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा हुआ है एंड दे आर गोइंग प्लेसेस। तो अगर वहां पर हम कहें कि मरूसी सियासत है तो वहां पर फिर कैसे सारा काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर हम परफॉर्मेंस के ऊपर सबको जज करेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही। चलो मिस, हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक बहुत यू अच्छा। सो मच, थैंक यू सो मच जी। आप इनको भी ये पसंद आएगा। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इंशाल्लाह ताला अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच मिस, अपना बिल्कुल ख्याल। जरूर जरूर। हाफिज। थैंक यू सो मच जी।